हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपेयर। आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। ये हमारे लक्ष्मीकांत का 16th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम कितने आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी है वो पढ़ेंगे, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है हम वो पढ़ेंगे, और इमरजेंसी कैसे लागू कर दें वो हम देखेंगे। और जब इमरजेंसी हमको ख़त्म करनी है तो रिवोक का क्या प्रोसीजर है ये हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 जो है वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पार्ट है वो है पार्ट 18। ठीक है, पार्ट 18 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो 18 है वो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। अगर हम इमरजेंसी प्रोविजंस का रैशनल देखें कि उसके पीछे रैशनैलिटी क्या थी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इमरजेंसी का प्रोविजन है, तो वो इसीलिए है क्योंकि कोई भी राष्ट्र है उसको हमेशा एक्सटर्नल थ्रेट तो होता ही है अपने नेबरहुड से, साथ ही साथ उसको इंटरनल थ्रेट भी होता है, चाहे वो किसी रिबेल के नेचर में हो, चाहे वो किसी आर्म्स अटैक के फॉर्म में हो। ये सारे इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल थ्रेट भी होते हैं। इन सारी चीज़ों से किसी भी राष्ट्र का इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, उस सारी चीज़ों पे सवाल उठ जाता है और वो सारी चीज़ें सेफ नहीं हो पाती। इसीलिए द होल रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेफ गार्ड, राइट। क्या करना है? सेफ गार्ड करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, एज वेल एज जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इन सबको बचाने के लिए हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, हम देखेंगे कि किन किन प्रकार के हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है। 3 प्रकार है उसका। पहला है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 को हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 356 जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, और इसको हम स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 356। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूल लागू होता है सारे स्टेट्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वो है हमारा आर्टिकल 356। और जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं वो है हमारा आर्टिकल 352। और तीसरी इमरजेंसी है जो इंडिया में आज तक कभी लागू नहीं हुई है, वो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 360। ठीक है, सो हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए। आर्टिकल 352 जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356 जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और आर्टिकल 360 जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या है। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन सबसे पहले पढ़ देंगे। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप किसी भी देश में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कैसे लगेगी उसके ग्राउंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं 352। 3 तरह के ग्राउंड्स हैं। पहला है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन है। ये 3 है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 ऐसे रीज़न हैं जिससे हमारी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी लगाने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। अब ये जो आर्म्ड रिबेलियन है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं था, इसकी जगह पे था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द रीज़न कि हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल लगा हुआ था, लेकिन हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटा के आर्म रिबेलियन वर्ड ऐड कर दिया। बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का जो डेफिनेशन था ना वो काफ़ी वेग था। हम किस चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर करेंगे वो हमारे पास डिटेल में नहीं था, और हम किसी भी चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टर्म दे सकते हैं और उसकी वजह से हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हमारे लिए, इसीलिए हमने स्पेसिफिक कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। आर्म रिबेलियन मतलब किसी भी ग्रुप जिसका रिबेल हो, जिसके पास आर्म हो, वो हो गया हमारा आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, सो दिस आर द ग्राउंड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352।
देखिए, व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तब उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। और जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। अब ये देखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है या फिर उसके किसी एक पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। द अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976 अनेबल द प्रेसिडेंट to limit the operation of national emergency to a specified part of India, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर ये सवाल आ जाए कि 42nd अमेंडमेंट से क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही रख सकता है, तो हाँ, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। सो नेशनल इमरजेंसी पूरे नेशन में भी लग सकती है और किसी एक पार्ट में भी लग सकती है, और उसका अमेंडमेंट है 42nd, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मेंशन था, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द विच वाज द थर्ड रीज़न फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन जैसे ये जो वर्ड है वो काफ़ी वेग है और उसका बहुत वाइडर कॉनोटेशन है। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से लगाई थी, लेकिन ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या है वो तो पता ही नहीं है, तो काफ़ी वो वेग था और और वो काफ़ी वाइडर कॉनोटेशन है उसका। इसीलिए हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 हमने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को रिप्लेस कर दिया आर्म रिबेलियन से, ठीक है। उसका अमेंडमेंट कौन सा है? 44th अमेंडमेंट। और प्रेसिडेंट जो सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया पे इमरजेंसी लगाएगा, उसका आर्टिकल कौन सा, उसका अमेंडमेंट कौन सा है? उसका अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट याद रखना है, 44th अमेंडमेंट याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी, राइट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। उसमें क्या कर दिया था, उसने जो हमारी नेशनल इमरजेंसी थी उसको इम्यून कर दिया, किस चीज़ से? जुडिशियल रिव्यू से। मतलब अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हो तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये 38th अमेंडमेंट का जो प्रोविजन था उसको नल एंड वॉइड बोला। और मिनर्वा मिल केस में 1980 सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, जब भी आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हो तो वो क्या होगी? वो चैलेंज हो जाएगी किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड इंटेंशंस। आपने इमरजेंसी लगाई लेकिन उसके पीछे आपके मैलाफाइड इंटेंशंस है, तो ये चैलेंज हो जाएगा, कहाँ? कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। 38th अमेंडमेंट क्या बोलता था कि इमरजेंसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी, लेकिन मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप नेशनल इमरजेंसी को भी चैलेंज कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? मैनिफाइड इंटेंशन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट है जो हमको नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग याद रखना है, ठीक है। इमरजेंसी कैसे लगती है, उसका ड्यूरेशन कैसा है, और अगर उसको रिवोक करना है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। सिंपल है, बहुत बड़ी चीज़ है ये इमरजेंसी जो लगानी है। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो क्या है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव होगा। अगर अप्रूव होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब क्या ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा? नहीं होगा, ये स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। देखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ओके। कितने टाइम में? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इस इशू। विद इन 1 month, आज हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ठीक है, वो विद इन 1 month वो अप्रूव होनी चाहिए। कहाँ से? लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। 44th अमेंडमेंट में थ्रू 44th अमेंडमेंट ये जो 1 महीने का ड्यूरेशन है, पहले 2 महीने का ड्यूरेशन था अप्रूवल के लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये हो गया सिर्फ 1 महीने का ड्यूरेशन। पहले 2 महीने में आपको डिसाइड करना था कि इमरजेंसी लगनी है या नहीं। अब आपको सिर्फ 1 महीने में डिसाइड करना है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू कि इमरजेंसी लगनी है कि नहीं लगनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर इमरजेंसी लगती है कब? जब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई है, या फिर ड्यूरिंग
लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है कब, ड्यूरिंग द 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन। मतलब प्रोक्लेमेशन आपने अभी अप्रूव नहीं किया है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, या फिर लोकसभा ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई है, तब क्या होगा उस सिचुएशन में? आप इमरजेंसी का प्रोविजन कैसे होगा? 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है उसके बाद जो नई लोकसभा बनेगी उसके पहले सिटिंग से 30 डेज का टाइम है, उसके दौरान हमको इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। ऊपर उसका ये कंडीशन है कि उस कंडीशन में कि राज्यसभा ने ऑलरेडी इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अब जब दोनों हाउस से अप्रूव हो जाती है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कितने तक रहेगी? इट विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, पहले तो 6 मंथ्स तक ही कंटिन्यू रहेगी। फिर एक प्रोसीजर, ये सेम प्रोसीजर होगा लोकसभा राज्यसभा से पास होने वाला, और अगर ये वापस कंटिन्यू होती है तो ये वापस 6 महीना कंटिन्यू होगी, और ये ऐसा कंटिन्यू होती रहेगी इनडेफिनाइट टाइम तक। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 1 साल के बाद ख़त्म होना है या 10 साल के बाद ख़त्म होना है। देयर इज़ नो टाइम, इनडेफिनाइट टाइम तक इमरजेंसी चलती रहेगी, लेकिन एवरी 6 मंथ्स उसको वापस पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पीरियोडिक अप्रूवल लेना पड़ रहा है, ये प्रोविज़न भी कहाँ से आया? ये प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से आया। इससे जब तक 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, इससे पहले क्या था? एक बार जब पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो जब तक कैबिनेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जब तक कैबिनेट नहीं जाएगा तब तक, या फिर जब तक कैबिनेट जाएगा तब तक इमरजेंसी रहेगी। बार बार 6 मंथ से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी बिफोर 44th अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर दैट every 6 months the approval has to be taken, and for emergency it will last for indefinite time, जब तक आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। मतलब अगर आपको इमरजेंसी को रिवोक करना है, आपको इमरजेंसी को ख़त्म करना है, तो क्या प्रोविज़न है? ठीक है, किससे हो जाएगा? पहले तो प्रेसिडेंट कर लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट आराम से रिवोक कर सकते हैं। दूसरा है, हाँ, प्रेसिडेंट जब रिवोक करते हैं तब पार्लियामेंट का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंट को ही मस्ट रिवोक द प्रोक्लेमेशन कब? इफ द लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। जब लोकसभा बोलती है कि अभी हमको इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो प्रेसिडेंट को मस्ट, राइट, प्रेसिडेंट यहाँ मना नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द इमरजेंसी। ठीक है, ये वाला प्रोविजन भी कहाँ मिला हमको? 44th अमेंडमेंट एक्ट में। इससे पहले क्या था? बिफोर द अमेंडमेंट a proclamation could be revoked by the president on its own, और लोकसभा के पास तो कंट्रोल ही नहीं था, प्रेसिडेंट खुद ही कर सकता था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रोक्लेमेशन और कंटिन्यूएशन का जो प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड जो रिवोक वाला जो प्रोसीजर है उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, द रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इज डिफरेंट फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन। ठीक है, डिसअप्रूवल में क्या होता है? द फर्स्ट वन, मतलब हम डिसअप्रूवल की बात कर रहे हैं। डिसअप्रूवल में क्या है? इट नीड्स टू रिक्वायर टू बी पास्ड बाय द लोकसभा ओनली। ठीक है, अगर लोकसभा बोल देती है कि ये डिसअप्रूव हो गया हमारी नेशनल इमरजेंसी, अब हमको इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होगी, हमको यहाँ पे राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम इमरजेंसी लगाते हैं या जब भी हम प्रोक्लेम करते हैं, तब हमको बोथ द हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है। डिसोल्यूशन में लोकसभा ही पास कर देगा तो डिसॉल्व हो जाएगी इमरजेंसी, और जब हमको लगानी है इमरजेंसी तो हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अप्रूवल होना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ टू बी अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। फर्स्ट वन मतलब डिसकंटिन्यूएशन। फर्स्ट वन मतलब ये जो डिसअप्रूवल की बात कर रहे हैं, हमारी जो इमरजेंसी है उसको डिसअप्रूव करना है, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है? आप लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये पास हो गई तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन जब भी हमको प्रोक्लेम करनी है इमरजेंसी, हमको अगर लगानी है, तब हमको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। राइट, आसान है। अब देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है? जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा? पहले तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा,
लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो भी है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। सेंटर स्टेट पे कैसे, सेंटर स्टेट की जो रिलेशंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है, कौन सी, एक तो लेजिस्लेटर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। मोटा मोटा अगर हम ये समझें तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये जो लेजिस्लेचर है और ये जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। तो स्टेट का जो भी होगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इस पे पावर किसका आ जाएगा, सेंटर का, ठीक है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी है। लेकिन जो जुडिशरी है ना वो इंडिफरेंट रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे वो पहले परफॉर्म करती थी अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वेयर एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट and the legislative body of the state would be under direct control of what, under direct control of the center। ठीक है, यही आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए और जुडिशरी के लिए, ठीक है। हाँ, और एक और पॉइंट है फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आएगा, जो भी स्टेट के फिनेंसेस हैं अगेन वो किसके अंदर आ जाएंगे, इट विल कम अंडर सेंटर। तो सेंटर क्या डिसाइड कर सकता है कितने पैसे स्टेट को देने हैं या नहीं देने हैं, टैक्स का जो मनी है वो किस तरीके से डिवोल्यूशन करना है, कितना नहीं करना है। तो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो किसके अंडर आ जाएंगे, सेंटर के अंदर आ जाएंगे, राइट। सो दैट इज आवर फाइनेंशियल। अब देखते हैं इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जब भी प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, द लाइफ ऑफ लोकसभा जो है ना वो क्या होगा, एक्सटेंड हो सकती है बियॉन्ड इस नॉर्मल टर्म्स। मतलब जनरली हमारे लोकसभा का टर्म कितना है, 5 years, लेकिन जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो 5 years से ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन 1 year एट अ टाइम, ठीक है। अब ये नहीं है कि लोकसभा आपने 2 साल 3 साल के लिए बढ़ा दी, मतलब 5 साल थी आपने बढ़ा के 2 या 3 साल कर ली, ऐसा नहीं होगा। एक साथ सिर्फ एक ही साल के लिए वो बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन however this extension cannot continue beyond the period of 6 months after the emergency has ceased। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी इमरजेंसी सीज्ड हो जाती है, ओके, हमने 5 साल से बढ़ा लिए हमारे टर्म ऑफ लोकसभा, लेकिन से 6.5 साल में 5.5 साल में हमारी इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, तो ये आगे के ये जो 6 महीने हैं ना, तब लोकसभा आगे नहीं बढ़ेगा, इट विल उसका एक्सटेंशन नहीं होगा। हाउएवर द एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months। 6 months से ज़्यादा वो जो एक्स्ट्रा टर्म है लोकसभा का वो नहीं चलेगा आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट, जिस दिन इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, राइट। सिमिलरली द पार्लियामेंट जो है इट मे एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेजिस्लेचर है उस पर किसका पावर आ जाएगा, सेंटर का पावर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी स्टेट का लेजिस्लेचर सेंटर हैंडल करेगा, तो पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ एनी स्टेट असेंबली, ठीक है, जो है बाय 1 year ईच टाइम, ओके, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कितने भी टाइम तक हो सकती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ओके। और सिमिलर है कि जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो मैक्स टू मैक्स पीरियड ऑफ 6 month वो एक्सटेंड हो सकती है, उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, ये देखना हमको बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 पार्ट है, एक तो हमारा आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट्स है और बाकी हमारी द रेस्ट फंडामेंटल राइट है। तो इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो है आर्टिकल 358 और एक तो आर्टिकल है 359, ठीक है। तो आर्टिकल 358 और 359 क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ व्हाट, नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ओके। सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 358, इट डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है उसके सस्पेंशन का जो होगा वो किसके अंदर है, 358, और बाकी सारा है वो 359, ठीक है। ये आर्टिकल हमको याद रखने हैं। 359 क्या डील करता है,
इट डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट कौन सा, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। 21 क्या है, राइट टू लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज़ अंडर आर्टिकल 19। ध्यान से देखेंगे 358 आर्टिकल में क्या कहता है कि जब भी प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, जो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 19 के अंदर हमारी जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। आपको ये चीज़ को सस्पेंड होने के लिए कुछ लॉ या कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड। कौन सी, आर्टिकल 19 के अंदर जो पहली 6 फंडामेंटल राइट्स है। और ये किसके अंदर आता है हमारा, ये किसके अंदर मेंशन है, ये आर्टिकल 358 के अंदर मेंशन है। ऑलराइट, see, while the proclamation of national emergency is in operation, the state is freed from the restriction imposed by the article 19। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकता है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। और सिटीज़न के पास ये पावर नहीं रहेगी कि जब उनकी ये आर्टिकल 19 की फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो वो कोर्ट के पास जाए, राइट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो चुकी है। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। अदर फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 को छोड़ के, कौन सी है, आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ऑथोराइज द प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे कौन सस्पेंड करता है, प्रेसिडेंट, टू राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है और ये जो अंडर आर्टिकल 358 है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। ये हमको हमेशा याद रखना है। 358 में प्रेसिडेंट है जो सस्पेंड करता है राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब 359 में एग्जैक्टली ये नहीं होता कि सारी जो राइट्स है वो सस्पेंड हो जाती है, लेकिन अगर वो हमारी जो राइट्स है अगर वो वायलेट होती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो थियोरेटिकली अलाइव है लेकिन राइट टू सीक द रेमेडी इज सस्पेंडेड। ओके, अब रेमेडी सीक ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो एनफोर्स हो ही नहीं रही है। वो किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल 359 के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, अब ये देखेंगे, ठीक है, 44th अमेंडमेंट है, वापस हमको इम्पॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, वो क्या करता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन 2 वेज। ठीक है, 359 का जो स्कोप है अमेंडमेंट 44 रिस्ट्रिक्ट करता है। पहला, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ 2 फंडामेंटल राइट। कौन कौन सी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का जब भी हनन होगा तब ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको ये सस्पेंड नहीं होगी और हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 कौन सा है, कन्विक्शन टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, और दूसरा है राइट टू लाइफ एंड टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये चीज़ अगर हमारी डिस्टर्ब होती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं इवन इन नेशनल इमरजेंसी। और ये प्रोविजन कहाँ है हमारा, 44th अमेंडमेंट एक्ट में। ऑलराइट, प्रेसिडेंट इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। कौन से 2 आर्टिकल को सस्पेंड नहीं कर सकता, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। ओके, अब देख लेते हैं आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 358 जो है ना, इट इज़ कन्फाइंड टू द फंडामेंटल राइट्स कब, किसका, आर्टिकल 19 का ही। स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 जो है उसका जो आर्टिकल है वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 358, जिसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 19 वाली वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। ओके, और 359 है ना, वो बाकी सारी फंडामेंटल राइट्स की बात करती है। वो कब सस्पेंड होती है, जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर मिलता है तब सस्पेंड होती है। 358 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है, 359 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद सस्पेंड होती है। दूसरा है आर्टिकल 358 है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, एज सुन एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। ऑन अदर हैंड 359 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती है। आर्टिकल 358 है ना, वो कब होता है, इट ऑपरेट्स ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, एक्सटर्नल इमरजेंसी जो हमने आगे पढ़ा था, वेयर द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्या, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन।
okay, and it is not in the case of internal emergency when the emergency is declared on the grounds of armed rebellion. okay, आर्म रिबेलियन के वक्त आर्टिकल 358 ऑपरेट नहीं होता है. आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली ऑन द एक्सटर्नल इमरजेंसी के केसेस में, जैसे हो गया वॉर और हो गई हमारी एक्सटर्नल एग्रेशन. इसमें होता है आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिकली सस्पेंशन. Article 358 suspends fundamental rights under Article 19 for the entire duration of emergency. ठीक है, जब तक इमरजेंसी रही है, जब तक इमरजेंसी रह रही है, तो आर्टिकल 358 क्या करेगा, हमारी जो आर्टिकल 19 की जितनी फंडामेंटल राइट्स है 6, वो पूरी की पूरी सस्पेंड करेगा ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 359 है ना, सस्पेंड्स द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जब तक प्रेसिडेंट बोलेगा. ठीक है, चाहे वो पूरा एंटायर ड्यूरेशन भी हो सकता है या फिर छोटा ड्यूरेशन भी हो सकता है. जैसे इमरजेंसी है 44th अमेंडमेंट में, आप किसी भी पार्ट में भी लगा सकते हो, पूरे राष्ट्र का किसी भी एक पार्ट में भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, जो हमारा 44th अमेंडमेंट कहता है. वैसे ही आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो सस्पेंड्स द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए या तो फिर पूरी इमरजेंसी के लिए, ठीक है, सस्पेंड हो जाएगा. आर्टिकल 358 एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री. ठीक है, 358 मतलब आर्टिकल 19 का सस्पेंशन क्या बोल रहा है, इट एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री. वेरेस ये जो 359 है, जो बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 में जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, एक्सेप्ट दैट इट मे एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और इवन द पार्ट ऑफ इट. ओके, आर्टिकल 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 कंप्लीटली, पूरा सस्पेंड कर देता है. 359 में इट डज नॉट एम्पावर द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पूरा आर्टिकल 20 और 21. ठीक है, ये दो तो एक्सेप्शन है 359 में. ऑलराइट, और 7वां पॉइंट है कि आर्टिकल 358 enables the state to make any law, okay, or take away any executive action which is inconsistent with the fundamental rights. किसके अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर. लेकिन ये जो आर्टिकल 359 है, इट अनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ और टेक अवे एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विद दोज फंडामेंटल राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय हु, इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. यहाँ पे ऑटोमेटिक की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात हो रही है. ठीक है, डिक्लेरेशन देख लेते हैं. कब तक आज इस टाइम तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, डिक्लेरेशन मेड सो फार, वो देख लेते हैं. 62 में लगी थी, 71 में लगी थी, 75 में लगी थी. पहली इमरजेंसी हमने कब लगाई थी, चाइनीज़ अग्रेशन के वक्त लगाई थी. ठीक है, फिर 1971 में पाकिस्तान वाला जो अटैक था उस पर लगाई थी, और 1975 में भी हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी. ये इंटरनल इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी. राइट, इसके बाद आता है प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, जो हमारा इमरजेंसी का पार्ट 2 होगा. आई होप आपको नेशनल इमरजेंसी काफ़ी ढंग से समझ आ गई है. कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा. आई रियली होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है. इसी के साथ हम हमारा नेशनल इमरजेंसी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म करते हैं. वी विल अगेन कम अप विद द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.